तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जिंदगी में पहली बार मैंने इस इडियट की बुक ओपन करी थी और जो सबसे पहला चैप्टर मैंने ओपन किया वो था बिग बैंग वाला चैप्टर। और स्टार्टिंग में ही देखो, मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो इस बेवकूफ ने खुद ही को रिफ्यूट कर लिया अगली ही लाइन में। इसने कुरान की चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 पर सवाल किया, जिसमें लिखा है कि जमीन और आसमान सब एक थे, यानी वन सिंगल एंटिटी थे। उसके बाद अल्लाह ने सब कुछ अलग किया। सबसे पहले स्टार्टिंग में सब कुछ एक था, वन सिंगल एंटिटी था, और उसके बाद सब अलग हो गया। और इस बेवकूफ ने खुद इस बात से अग्री किया है अपनी ही बुक में कि उस टाइम पर, यानी बिग बैंग के टाइम पर, सिर्फ एनर्जी थी, इवन मैटर भी नहीं था। तो इसने ये बात खुद इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर ली कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आपको देखने को मिलता है, वो सब एक था, यानी एनर्जी थी उस टाइम पर, और कुछ नहीं था, वन सिंगल एंटिटी था। और इसी तरीके से आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी बिग बैंग को एक्सप्लेन करते हैं जिस तरह कुरान ने एक्सप्लेन किया है। कुरान ने कहा सब कुछ इन द पास्ट वन सिंगल एंटिटी था, और आज के साइंटिस्ट भी कहते हैं कि सब कुछ एक सिंगल डॉट में कंप्रेस था, और वहां सिर्फ वन सिंगल थिंग थी जो साइंटिस्ट कहते हैं एनर्जी थी, ओनली वन। Billion light years or more, all of the stuff that we see was actually compressed into a space smaller than an atom, a volume smaller than an atom. We don't have the physics that describes how that would work. That is so much mass, so much energy in so little volume. I mean, at this point, there wasn't even mass, just basically pure energy. सुना आपने, इस इडियट ने अपनी भोंगियों में खुद ही को एक्सपोज कर लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं एम्ब्रियोलॉजी वाले पार्ट पर। अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि हैरिस ने इस बिग बैंग वाले पार्ट में आगे भी बकबक करी है, लेकिन मैंने फर्स्ट पार्ट ही रिफ्यूट किया है। उसकी वजह यह है कि इसके 200 पेजेस हैं, और 200 पेजेस में कम से कम इसके 400 आर्ग्यूमेंट होंगे इस्लाम के अगेंस्ट। तो मैं अगर उन सबका जवाब देने लग जाऊं तो मैं 400 ही वीडियो बना सकता हूं। तो इस वजह से मैं स्किप कर रहा हूं और फर्स्ट चीज पर ही फोकस कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर हैरिस तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी पूरी बुक में कहीं पर भी कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिसका जवाब तुम सोचते हो कि मुसलमान नहीं दे सकते, तो प्लीज मुझे एक कम्युनिटी पोस्ट करके बता देना। तुम्हें वीडियो भी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरा नाम लेते हुए डरते हो, क्योंकि तुम अपोस्टेट इमाम जिसके सब्सक्राइबर्स मेरे से कम है उसको तो अपने चैनल पर डिस्कस कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम्हारी इच्छा है। सिर्फ एक कम्युनिटी पोस्ट कर देना और बता देना कि मुझे इस आर्ग्यूमेंट का जवाब चाहिए जो कि मेरी बुक में प्रेजेंट है। मैं उस पर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। खैर, इसने एम्ब्रियोलॉजी वाले पार्ट में सबसे पहले इस आयत का जिक्र किया, बैकबोन एंड रिब्स वाली आयत का। तो इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। इस आयत का एक और जवाब है जिसको मैंने अभी तक चैनल पर डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आप ये वाली वीडियो देख लेना, इससे आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। तो आगे इसने एक हदीस पर एतराज किया है। इसने कहा कुरान एंड सुन्ना के अकॉर्डिंग जो एम्ब्रियो है उसमें जो फाइनल स्टेज होती है वो मेल एंड फीमेल की होती है। इसने ये सही हदीस दिखाई जिसमें लिखा है कि एट एवरी वूम अल्लाह पॉइंट्स एन एंजल, और जब एंजल सीमेन को देखता है तो वो कहता है, ओ लॉर्ड a drop of semen, oh Lord a clot of blood, oh Lord a lump of flesh. Then if Allah wishes to complete its creation, angel asks would it be a male or female. तो according to this idiot ये हदीस जो है वो अनसाइंटिफिक है, क्योंकि बेबी का जो सेक्स है वो तो पहले से ही तय होता है, जबकि ये हदीस कह रही है कि बेबी जो है वो मेल या फीमेल बाद में बनता है। ये इसकी बुक जो है वो बहुत ही अनरिसर्च्ड बुक है। एक्चुअली इडियट सही मुस्लिम में यही हदीस जो है वो और डिटेल से भी है। वो हदीस कहती है जब अल्लाह अपनी क्रिएशन को फाइनल शेप देना चाहता है तब एंजल पूछता है कि एम्ब्रियो मेल होगा या फीमेल होगा। तो जब अल्लाह अपनी क्रिएशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, आई उसको फाइनल शेप देना चाहते हैं, तब एंजल पूछता है कि क्या ये मेल होगा या फीमेल होगा। तो अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, एम्ब्रियो की मेल एंड फीमेल की जो शेप है वो काफी लास्ट में आती है, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, और ये इसको अनसाइंटिफिक कह रहा है। बट इन रियलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आज की मॉडर्न साइंस इस बात को कंफर्म कर चुकी है, एम्ब्रियो है उसका जो सेक्सुअल डिफरेंस है वो 7th वीक में शुरू होता है, यानी बिफोर द 7th वीक जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो इनडिफरेंट होता है, ना ही मेल की तरह दिखता है और ना ही फीमेल की तरह दिखता है। सेक्सुअल डिफरेंस है वो 7th वीक में शुरू होता है। चलिए मैं आपको नेचर की एक स्टडी दिखाता हूं, जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये स्टडी है और ये स्टडी बताती है before the 7th week the embryonic gonad is indifferent, meaning that it is capable of developing into either testes or an ovary,
यानी जो एम्ब्रियो है वो 7th वीक से पहले ना तो मेल की तरह दिखता है और ना ही फीमेल की तरह दिखता है, न्यूट्रल होता है। 7th वीक में ये डिफरेंस शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बात 1400 साल पहले हदीस ने बताई वही आज के साइंटिस्ट बता रहे हैं। तो भौंको भाई भौंको, अब इन साइंटिस्ट को जाके भी तुम अनसाइंटिफिक कहोगे क्या? क्योंकि साइंस ही तुम लोगों की बैंड बजा देती है कुछ टाइम बाद, ठीक है। तुम लोगों ने मेरा ईमान जो है वो फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है, थैंक्स उसके लिए।